नमस्कार सभी को, मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मेरी आत्मकथा का अगला अंश, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है और इसका शीर्षक है भारती। मैं जिस वक्त के बारे में लिख रहा हूँ वह वक्त मेरे में खुशियों की लहरें पैदा करने वाला था। बिना किसी खास कारण के प्रचलित बातों के खिलाफ जाने की बड़ी इच्छा से मैंने कई नींद से रहित रातें इन दिनों बिताई होंगी। पढ़ने की जगह धुंधले उजाले में मैं अकेला ही बैठा बहुत देर तक पढ़ा करता था। बहुत दूर ईसाइयों का एक चर्च था। वहाँ हर 15 मिनट पर घंटे बजते थे, मानो बीतने वाले हर एक घंटे का नीलाम पुकार हो जाता हो। उधर नीम टोला मरघट की ओर चितपुर के रास्ते से मुर्दे को ले जाने वालों की हरि बोलो भाई हरि बोलो की कड़वाहट भरी आवाज़ भी आकर कान पर बीच बीच में टकरा जाती थी। कभी कभी गर्मी की उजली रातों में गच्ची पर हुए कुंडों की छाया और चांद के उजले में मैं एक बीमार पिशाच के समान घूमता रहता था। इसे यदि कोई निरी कभी कल्पना समझकर इसकी लापरवाही करेगा तो वह भूल होगी। इतनी बड़ी और बहुत पुरानी जमी भी कभी कभी अपना चैन और मजबूती को छोड़ हमें चकित कर डालती है। जिस समय जमी जवानी में थी उसका ऊपरी आवरण बढ़कर उसे कठोरता नहीं मिली थी। उस समय उसके भीतर की लपटें फूटती थीं और डरावनी लीलाएं करते हुए उसे बड़ा मज़ा मालूम होता था। इंसान की भी ऐसी दशा है। जब वह जवानी में कदम रखता है तब उसमें भी यही बात होती है। उम्र के पड़ाव की दिशा को निश्चित करने वाली बातों को जब तक कोई रूप नहीं मिलता तब तक इंसान में खलबली पैदा होना एक आम बात है। इन्हीं दिनों मेरे भाई ज्योतिरिंद्र ने बड़े भाई के संपादकत्व में भारती नामक मासिक अखबार छापने का इरादा किया। हमारे उत्साह के लिए यह एक नया भोजन मिला। इस समय मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। मेरा नाम भी संपादकों की सूची में रखा गया। थोड़े ही दिनों बाद मैंने अपनी जवानी के गर्व को शोभा देने वाली धृष्टता से मेघनाद वध की आलोचना भारती में लिखी। जिस तरह कच्चे आमों में खटाई होना आम बात है, उसी तरह पूरे वचन और अर्थहीन टीका हल्के आलोचकों के गुण हैं। मालूम होता है कि दूसरी ताकतों के अभाव में दूसरों को चूर करने वाली ताकत ज़्यादा तेज होती है। इस तरह मैंने उस अमर महाकाव्य का प्रहार कर खुद अमर होने का यत्न किया। बिना किसी संकोच के भारती में लिखा हुआ यह मेरा पहला गद्य लेख था। भारती से पहले अन्य पत्रिका में मैंने कवि कहानी नामक एक लंबी चौड़ी कविता भी छपाई थी। इस समय इस कविता के लेखक ने अपने बेसाब और पढ़कर ख्याली चित्रों की बनस्पत संसार का और किसी तरह का अनुभव नहीं पाया था। इसीलिए ये सहज था कि इस कवि कहानी नामक कविता के नायक कवि का चित्र लेखक के मौजूदा हालत की छाया न होकर उसकी भावी कल्पना या उड़ान की छाया हो। लेकिन इस पर से यह भी नहीं कहा जा सकता कि लेखक खुद उस चित्र के समान होने की इच्छा रखता है। लेखक के रिश्तेदारों को जितनी उसे आशा थी उससे कहीं ज़्यादा भड़कीले रंगों में यह चित्र चितेरा गया था। इस कविता में अपने बारे में लोगों उसे कहलाया गया था कि वह कवि हो तो ऐसा हो। विश्व प्रेम की बातें कहने में बड़ी सरल और देखने में भव्य हुआ करती हैं, अतः उस कविता में इसकी भी खूब रेल पेल थी। जब तक किसी की भी सही बात का मन पर प्रकाश नहीं पड़ता, दूसरे के शब्द ही अपनी थाती हुआ करते हैं, तब तक सादगी, नम्रता और मर्यादा होना संभव नहीं है। इस कारण जो बात स्वभाव से भव्य हुआ करती है उसे और भी ज़्यादा भव्य प्रकट करने का ये मोह होता है। इस मोह के दिखावे में उस कवि की कमजोरी और हंसी का दिखावा हुए बिना नहीं रहता। मैं यदि शर्मिंदा होकर बचपन के अपने लेखन धारा की ओर देखता हूँ तो मुझे बचपन और उसके बाद के लेखों के नतीजे की ओर खास निगाह देने के कारण रहा हुआ बेसाप रूप का अर्थ विपरीत देखने को मिलता है और उससे मुझे डर ही लगता है। यद्यपि यह बेशक है कि बहुत सी बातें व मेरे विचार मेरी आवाज़ की कठोरता में दब जाते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि कभी न कभी समय मेरा सही रूप सामने लाए बिना नहीं रहेगा। ये कवि कहानी ही कविता रूप में संसार के सामने आने वाली मेरी पहली रचना थी। जब मैं अपने बड़े भाई के साथ अहमदाबाद गया हुआ था तब मेरे एक उत्साही जन ने उसे छपवा डाला और एक नमूना मेरे पास भेजकर मुझे अचंभे में डाल दिया था। मेरा कहना ये नहीं कि उसने ये काम अच्छा किया, लेकिन उस समय मेरी विचारधारा तपे हुए जन की तरह भी नहीं थी जो मैं उसे सज़ा सुनाता। तो भी उसे सज़ा मिल ही गई।
मेरे द्वारा नहीं पर पाठकों के द्वारा, क्योंकि मैंने ये सुना था कि किताबों का बोझ बेचने वालों की अलमारी पर और अभागे छापने वालों के मन पर बहुत दिनों तक रहा। जिस उम्र में मैं भारती को लेख लिखने लगा, उस उम्र में लिखे हुए लेख अक्सर छपने काबिल नहीं होते। बड़ी उम्र में पश्चाताप करने के लिए बचपन में लिखी हुई किताब छाप कर रखने के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। परंतु इससे एक फ़ायदा भी है कि वह यह कि अपने लेख छपे हुए देखने की आदमी में जो ज़रूरी इच्छा होती है वह बचपन में इस तरह नष्ट हो जाती है, और साथ में अपने पाठकों की, उनके अपने संबंध में विचारों की, छपाई की सही गलती की चिंता भी बचपन के रोगों की तरह नष्ट हो जाती है। फिर बड़ी उम्र के लेखक को निरोगी और तंदुरुस्त मन से लेखन कार्य करने का अच्छा मौका मिलता है। बंगाली भाषा अभी इतनी पुरानी नहीं हुई कि वह अपने बूते से अपने पुजारियों को स्वतंत्र साधना को रोक सके। लेखक को अपने लेखन के अनुभव पर से ही खुद को रोकने वाली ताकत पैदा करनी पड़ती है। इसलिए बहुत समय तक निम्न कोटि का साहित्य पैदा करने से रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। शुरू शुरू में इंसान में अपने मर्यादित गुणों से ही चमत्कार दिखाने की इच्छा जन्म लेती है, और उसका नतीजा ये होता है कि अपनी स्वाभाविक शक्ति को एक कदम कदम पर उलांघता है, और वास्तविक शक्ति की पहचान समय आने पर ही हुआ करती है। ये एक निश्चित बात है। कुछ भी हुआ हो, जो भी आजकल शर्मिंदा करने वाला मूर्खतापन उन दिनों की भारती में इकट्ठा करके रखे हुए हूँ, उसके साहित्य दोष ही मुझे लज्जित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीमा से ज़्यादा गर्व और बनावटीपन के दोष भी लज्जित करते हैं। इतना होने पर भी एक बात साफ है कि उस समय मेरे लेख उत्साह से भरे हुए हैं, जिसकी योग्यता कोई भी कम नहीं कर सकता। वह समय ही ऐसा था जिसमें गलती होना स्वाभाविक था। इतनी आशा रखना, श्रद्धापन और आनंद की भावना का होना भी स्वाभाविक था। इच्छा की पुष्टि के लिए भूल रूपी ईंधन की जरूरत थी। उससे जलने योग्य पदार्थ जलकर राख हो जाने पर भी उस ज्वाला से जो काम बने वह मेरी ज़िंदगी में कभी बेकार नहीं जाएगी। तो ये था आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार।